नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए जो हम लोग की अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसपे हम लोग 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस का रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के सभी प्रकार के प्रश्न, जितने भी प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास रहने वाली है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भी रहने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये क्लास नंबर 5 है। इसके पहले 4 क्लासेस केवल मॉडर्न हिस्ट्री की हो चुकी है, जिसपे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको बताए थे। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आते हैं, जो कि आपका 1885 जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो 1885 से 1947 तक पूरा का पूरा हमें कवर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री, तो एटलीस्ट इसके बीच का जो है ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा का मतलब है कि 2 से 3 प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। एग्जाम भी नज़दीक है, तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नंबर 5 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखना है, पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। क्या कह रहा है? प्रश्न है कि वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वाइकोम सत्याग्रह। अब वाइकोम सत्याग्रह है क्या? तो पिछले टर्न पे मैंने आपको कई सारे आंदोलन बताए थे, जिसपे मैंने ज़्यादातर जनजातीय आंदोलन थे। क्या थे? जनजाति या आदिवासी आंदोलन थे। ठीक है ना, कई सारे आंदोलन बचे हुए हैं, तो उनको बीच बीच में लेंगे, इकट्ठे आंदोलन कर लेंगे तो ना तो समझ में आएगा ना रट पाओगे। ठीक है ना, तो बीच बीच में करेंगे स्टैटिक पोर्शन जैसे, तो आंदोलन अच्छे से याद होते रहेंगे। तो वाइकोम आंदोलन की बात करें तो भाई साहब ये शुरू होता है 1924-25 के करीब। ठीक, कहाँ पे? केरल में। कहाँ भाई साहब? केरल में। केरल में भी कहाँ? त्रावणकोर। केरल में भी कहाँ पर? त्रावणकोर। ठीक, अच्छा क्यों शुरू होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि शुरू क्यों होता है। तो अस्पृश्यता के विरोध में, मतलब छुआछूत चल रहा था ना पहले के समय में, तो अस्पृश्यता का विरोध करना था। अस्पृश्यता के विद्रोह में या विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला जो है स्टेटमेंट ये है, त्रावणकोर में शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है, त्रावणकोर केरल में है। ठीक, दूसरा है ये केरल में नामक कर के विरोध था। नामक कर के खिलाफ, नामक नहीं होगा, नमक होगा। तो भाई साहब ये नमक कर के खिलाफ नहीं था, छुआछूत बढ़ रही थी इसके खिलाफ था। तो दूसरा तो गलत है, ऑप्शन ए केवल सही है। ठीक है ना, छुआछूत अस्पृश्यता को लेकर बहुत सारे आंदोलन चले थे, जैसे एक आंदोलन प्रमुख है जो मुझे याद आ रहा है अभी, गुरुवायूर आंदोलन। गुरुवायूर आंदोलन। ठीक, ये कब चलता है? तो ये चलता है 1931 ईस्वी में, 1931। ठीक, ये क्यों चलता है? मंदिरों में प्रवेश को लेकर, मतलब मंदिर में दलितों के प्रवेश पर बैन था, तो मंदिर में प्रवेश को लेकर ये विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। ठीक है, और ये गुरुवायूर आंदोलन है कहाँ का? तो भाई साहब ये वाला भी केरल का ही है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, चलिए, तो ये भी जो है छुआछूत से संबंधित ही आंदोलन है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको विधवा पुनर्विवाह कानून के निर्माण में सहायक होने का श्रेय है? मतलब विधवा पुनर्विवाह कानून जो बना था उसमें सहायता किसने की थी? प्रमुख सहायक कौन था? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनता है ये देख लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हिंदू विधवा, समझिएगा अच्छे से, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट आता है ये कब आता है? तो 1856 में आता है। ये पता होगा आपको, 1856 में। अब पूछा जाएगा ये बताओ, ये जब एक्ट बना तो उस समय गवर्नर कौन था? तो 1848 से 1856 कौन है इस समय? लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी। कई लोग लॉर्ड कैनिंग कर देते हैं, और क्योंकि लॉर्ड कैनिंग भी 1856 में ही बनता है लास्ट में, तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी है इस समय। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है।
लॉर्ड डलहौजी इस समय कौन है? गवर्नर जनरल है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह में प्रमुख सहायक होने का श्रेय ईश्वरचंद विद्यासागर को है। किसको है भैया? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये कौन थे? संस्कृत कॉलेज के एक आचार्य हुआ करते थे। ठीक है। अब बहुत सारे एक्ट अभी आएंगे आगे जो मैं आपको एक्ट कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक्ट से सिंपल प्रश्न बनते हैं कि या तो एक्ट का सन बताओ कब लागू हुआ, या इस एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था वो बताओ, या इन एक्टों का क्रम बताओ, क्रम से लगाओ। ठीक है ना? इस टाइप के प्रश्न बनते हैं जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। पहले मैडम ब्लवात्स्की का संबंध किससे था? मैडम ब्लवात्स्की, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको आर्य समाज के बारे में, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी के बारे में केवल फैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा फैक्ट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टों के बारे में देख लेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। मैडम ब्लवात्स्की, तो पहली बात तो मैडम ब्लवात्स्की के संबंध है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। इससे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल फैक्ट तरीके से। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको केवल इतना ही पढ़ के काम चल जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप समझना अच्छे से। सबसे पहले सबसे बताऊं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि स्थापना बताओ। तो स्थापना याद रखना है 1975 में होती है। किसके द्वारा होती है स्थापना? तो मैडम ब्लवात्स्की, मैडम ब्लवात्स्की के द्वारा ये स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ होती है स्थापना? स्थापना कहाँ? स्थापना होती है भैया न्यूयॉर्क में। कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रश्न डिटेल बनाएगा तो पूछेगा ये बताओ मैडम ब्लवात्स्की कहाँ की निवासी थी? तो भैया ये रूसी महिला थी। कौन सी? ये रूसी महिला थी, लेकिन स्थापना कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। क्लियर हो गया? और इसी में बाद में जोड़ जाते हैं कौन? अमेरिकी सेना के कर्नल है, कर्नल अल्कॉट। कर्नल अल्कॉट क्या करते हैं? इसी में जुड़ते हैं। बस इतना याद रखना। ठीक, दूसरी चीज, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर बनता है, मुख्यालय, वो कहाँ बनता है? न्यूयॉर्क में बनता है। कहाँ बनता है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से ये ट्रांसफर हो जाता है मुंबई। आप केवल समझते चलो, न्यूयॉर्क से कहाँ ट्रांसफर होता है? भारत में, मुंबई में। अब मुंबई, या ऐसे याद कर लो कि हेडक्वार्टर एक मुंबई में है और एक न्यूयॉर्क में है, एक मुंबई और एक न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद एक मुख्यालय बनता है इसका मद्रास, मद्रास अड्यार में। अब मद्रास अड्यार में क्यों बनता है वो बताएंगे अभी। ठीक, दूसरी चीज आपको याद रखनी है यहां पर, अभी प्रश्न आएगा इसमें भी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है पूरी की पूरी हिंदू धर्म के पुनर्जन्म अकर्म सिद्धांत पर विश्वास करती है। पुनर्जन्म अकर्म विश्वास या कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करती है। दूसरा पॉइंट यहीं पर लिख ले कि साख्य दर्शन जो कपिल ने दिया था, साख्य दर्शन, शाक्य दर्शन और उपनिषद। अब आरओ का पेपर देना है तो इतनी डिटेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। शाक्य दर्शन और उपनिषद को अपना स्रोत मतलब प्रेरता स्रोत मानती है। ठीक है, तो इस पर भी विश्वास करती है और पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करती। कौन? थियोसॉफिकल सोसाइटी के जितने सदस्य हैं वो सभी। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद चलें अगर आगे, तो ये होता है कि 1888 में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का नाम सुना होगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट इंग्लैंड में सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करती हैं। किसकी सोसाइटी की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण करती हैं। अब जब सदस्यता ग्रहण कर जाती हैं तो फिर बाद में हो जाती है 1907 के करीब जो कर्नल अल्कॉट है उनकी मृत्यु। कर्नल अल्कॉट की क्या हो जाती है? मृत्यु। अब जब मृत्यु हो जाती है तो थोड़ा कार्यभार एनी बेसेंट को दे दिया जाता है। तो फिर एनी बेसेंट क्या करती हैं? बिल्कुल फैक्ट लिखा रहा हूँ, कोई ज़्यादा स्टोरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एनी बेसेंट क्या करती हैं कि 1898 में बनारस में क्या करती हैं? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल के क्या हो जाता है? 1916 ईस्वी में
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कह दिया जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको मॉडिफाई करके बना दिया जाता है। बनाता कौन है? तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की बनारस में, तो एनी बेसेंट ने, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, ये 1898 में। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मूल नाम या पहले नाम क्या था, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही था, ठीक है ना। बस इसी को चेंज करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किया गया, मॉडिफाई किया गया, किसके प्रयासों से? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। कंप्लीट, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रश्न आएगा तो इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी। तो ठीक है, यहां आपको समझ में आ गया मैडम ब्लावस्की का संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। शारदा अधिनियम पारित हुआ था, अब देखिए समझिए, है क्या कि अंग्रेजों ने क्या किया था, बाल विवाह को रोकने के लिए 3 नियम बनाए थे। मैं यहां लिख देता हूं, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें की थी। सती प्रथा को किसने रोका? अंग्रेजों ने तो रोका था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, बाल विवाह चल रहा था, तो बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए 3 नियम बनाए थे। ये काम अंग्रेजों ने अच्छा किया था, 3 नियम बनाए थे। अब वो 3 नियम कौन से हैं? हालांकि आगे हम लोग नियम को फिर से अच्छे से देखेंगे, लेकिन 3 नियम को यहां पर देख लेना अच्छे से। एक नियम है नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक। दूसरा नियम है सम्मति आयु एक्ट, पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न। और तीसरा नियम है शारदा एक्ट। क्या है? शारदा एक्ट। कब आए ये नियम आए कब? तो नेटिव मैरिज एक्ट आता है 1872 में, और ये आता है 1891 में, और शारदा एक्ट आता है 1929 में। समझिएगा। उसके बाद हुआ ये कि सबसे पहले पूछेगा कि नेटिव मैरिज एक्ट किसके प्रयासों से आया था, तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया था। सम्मति आयु एक्ट किसके प्रयासों से लाया गया था? BL मालाबारी, BL मालाबारी के प्रयासों से लाया गया था। और शारदा एक्ट किसके प्रयासों से लाया गया था? तो हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के प्रयासों से ये एक्ट लाया गया था। इन एक्ट के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, तमाम एक्ट हैं, ठीक है ना। 10-15 एक्ट लिखा देंगे, उसी में से पूछेगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग गवर्नर जनरल भी देखेंगे कौन कौन थे। अब यहाँ पर क्या याद रखना है कि इसमें जो है शारदा एक्ट में मेल मतलब लड़कों की आयु 18 वर्ष और फीमेल इनकी आयु 14 वर्ष कर दी गई थी, ठीक, इनके प्रयासों से। वरना बाल विवाह तो बहुत ही बचपन में शादी हो जाती थी। और वर्तमान में भी कई राज्य प्रयास कर रहे हैं कि जो लड़कियों की आयु है विवाह की, उसको अभी जैसे 18 वर्ष है उसको 21 वर्ष कर दिया जाए, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो मैंने बताया भी है, क्या लिखा था उसमें, हिमाचल प्रदेश एक न्यूज़ थी कि हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की आयु शादी करने की, विवाह करने की 21 वर्ष कर दी गई है। मतलब 21 वर्ष से कम की आयु की लड़की की विवाह जो करेगा वो एक अपराध है, ठीक। तो ये अच्छा काम किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने का प्रयास था। शारदा अधिनियम क्यों पारित हुआ था? बाल विवाह को रोकने के लिए। क्लियर है? ये 3 प्रमुख हैं बाल विवाह को रोकने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। वाइकोम सत्याग्रह प्रमुख रूप से एक विरोध था। अभी जैसे हम लोगों ने पहला ही प्रश्न देखा था वाइकोम के बारे में, कहाँ पे? त्रावणकोर, त्रावणकोर कहाँ? केरल, केरल। कब चला? 1924-25 में। क्यों चला? अस्पृश्यता को रोकने के लिए, अस्पृश्यता के विरोध में, छुआछूत ज्यादा बढ़ गया था इस वजह से। अछूत प्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन बी इज द राइट है, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। 19वीं सदी का वह समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। मतलब कहने का कि विधवा पुनर्विवाह हो जाना चाहिए, जो विधवा महिलाएं हैं उनको विवाह करना है तो होना चाहिए, ठीक है। तभी तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब? 1856 में। इसके प्रयासों से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट। 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन था? तो हुआ क्या है, पहली बार
महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है कब? 1906 में। कहाँ? बंबई में। कहाँ? बंबई में। किसके प्रयासों से? डी के कर्वे के प्रयासों से। ऑप्शन बी इज द राइट, डी के कर्वे। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था? क्या नारा दिया था? कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। तो ये नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है। तो हमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, सत्यशोधक समाज है, प्रार्थना समाज है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। तो भाई साहब दयानंद सरस्वती ने ही, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है। वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो, ये भी नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना? और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो सबसे पहले हम लोग आर्य समाज के बारे में या दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ी सी चीजें, फैक्ट जो है वो देख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इनके बारे में जो जो मैं बता रहा हूं देखना बहुत ही अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बारे में समझिए। तो दयानंद सरस्वती का अगर मैं जन्म की बात करूं, पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। जन्म की बात करूं तो 1824 में होता है। जन्म कहाँ होता है ये आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। जन्म कहाँ होता है ये पूछा जाता है तो याद रखना, जन्म होता है गुजरात। गुजरात में भी कहाँ? राजकोट। राजकोट का है, गुजरात में ही तो है। एक ब्राह्मण परिवार में। ठीक। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूल नाम मूलशंकर। मूल नाम क्या था? मूलशंकर। ठीक है। 21 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ दिया था। मैं ओरली बोल रहा हूं, जो लिखने वाली चीजें लिख देंगे, जो बोलने वाली चीजें सुना देंगे। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। जैसे गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, उसी प्रकार से इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। अब घर छोड़ने के बाद इनकी जो मुलाकात हुई वो ही स्वामी पूर्णानंद से। स्वामी पूर्णानंद से मिले। अब जब मिले तो इनसे इन्होंने सन्यास की शिक्षा ली। भाई सन्यास तो इनको आता नहीं था कुछ, तो सन्यास की क्या ली? शिक्षा ली। इससे ली? स्वामी पूर्णानंद से। तो ये प्रश्न बनता है कि दयानंद सरस्वती ने सन्यास की शिक्षा किस गुरु से ली थी? तो स्वामी पूर्णानंद से ली थी। ठीक। फिर इनकी मुलाकात दूसरे गुरु से हुई। कौन? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद। ठीक। विरजानंद से हुई और ये थे नेत्रहीन, मतलब इनको दिखाई नहीं देता था। ये क्या थे? नेत्रहीन थे। इनसे इन्होंने क्या शिक्षा ली? वेदों की दार्शनिक व्याख्या की शिक्षा ली। वेदों की दार्शनिक व्याख्या की शिक्षा ली। किससे? स्वामी विरजानंद से। तो पहले गुरु ये, दूसरे गुरु ये, तो 2 गुरुओं से ये मिल चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट करके लिखना है, और ये यूपीएससी तक में क्वेश्चन आ चुका है। क्या? कि स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती और स्वामी विरजानंद दोनों ही जो थे वो पाश्चात्य संस्कृति या पश्चिमी शिक्षा से, पश्चिमी संस्कृति से, ऐसे लिख देते हैं, पश्चिमी संस्कृति से अप्रभावित थे। पश्चिमी संस्कृति से क्या थे? अप्रभावित थे। वो कहते थे जो मॉडर्न है वो बेकार है। पश्चिमी शिक्षा से अप्रभावित थे। तो किससे प्रभावित थे? तो वैदिक परंपरा पे विश्वास रखते थे। केवल किस पे विश्वास रखते थे? वैदिक परंपरा पे। तभी तो इन्होंने कहा है कि भैया वेदों की ओर लौटो। तो वैदिक परंपरा पर विश्वास इनका था। तो ये स्टेटमेंट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि दयानंद सरस्वती और विरजानंद, स्वामी विरजानंद पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित थे। गलत, प्रभावित नहीं थे, अप्रभावित थे। ठीक है। और यहाँ मैंने एक चीज नहीं लिखी है, लिख लेना है कि स्वामी पूर्णानंद ने ही इनको नाम दिया था। नाम दिया था, क्या नाम दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, तो मूलशंकर से दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? स्वामी पूर्णानंद ने दिया था। और उन्होंने ही संन्यास की शिक्षा दी। उसके बाद वेदों की दार्शनिक व्याख्या इनको स्वामी विरजानंद ने दी। तो इनके टोटली 2 गुरु माने जाते हैं इसे। ठीक है।
उसके बाद अगर इनके बारे में और चीज देख लें तो इनके जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। और दूसरा स्टेटमेंट, पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो। अभी आगे जब हम लोग देखेंगे तो एक स्टेटमेंट आता है कि पुनः वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं। भाई वैदिक काल में क्या था, कर्मकांडी व्यवस्था थी, तो एक स्टेटमेंट आता है कि भैया पुनः वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है, अरविंद घोष का है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मूलतः किसके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के हैं। उसके बाद होता ये है कि 10 अप्रैल, जो एग्जाम में आने लायक है बस वही करवा रहा हूं, ठीक है। 10 अप्रैल 1875 में बंबई में, कहा, बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। 1877, 2 साल बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो बना दिया गया लाहौर। क्या बना दिया गया, लाहौर। ध्यान रखना है किसका हेडक्वार्टर, आर्य समाज का। तो आर्य समाज का हेडक्वार्टर क्या बना दिया गया, लाहौर में। कब, 1877 में। अब यहां से एक स्टेटमेंट आता है कि भाई साहब जब पहली बार जो स्थापना हुई बंबई में हुई, उसके बाद लाहौर बना दिया गया इसका हेडक्वार्टर। इसी वजह से जो आर्य समाज, जो आंदोलन था ना आर्य समाज, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, जैसे पंजाब हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इसी कारण से, ठीक है। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इसी कारण यह आंदोलन पश्चिमी यूपी या पंजाब क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। किस कारण से, क्योंकि पश्चिम में सब कुछ हो रहा है, पूर्व में हो जा ही नहीं रहे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, भाई साहब दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अद्वैतवाद का खंडन किया है, अद्वैतवाद का खंडन किया है। अच्छा, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, भेदाभेद, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब मैं आपको जब भक्ति आंदोलन बताऊंगा, मेडिवल हिस्ट्री के बाद भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन में बहुत सारी चीजें हैं, भक्ति आंदोलन में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो मैं बताऊंगा कि द्वैतवाद क्या होता है, अद्वैतवाद क्या है, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर के बारे में किसका कैसा क्या क्या मत है ना, तो उस वो जो है पूरा भक्ति आंदोलन में आएगा। तो अभी आपको रट लेना है कि अद्वैतवाद का खंडन किया इन्होंने, ठीक है। और कुछ जानकारियां अगर हम लोग ले लें बहुत अच्छे तरीके से, कि पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया है, ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं। और इनके मृत्यु के बाद, इनकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद अरविंद घोष, क्या नाम है, अरविंद घोष, अरविंद घोष ने क्या किया, अरविंद घोष ने क्या किया कि इनकी शिक्षा को अपनाया और प्रचार किया। और इन्होंने ही क्या किया था, एक मत दिया, मत क्या, एक स्टेटमेंट दिया। कौन सा स्टेटमेंट, पुनः वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं, वैदिक काल की ओर नहीं, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए, ये बताओ पुनः वेदों की ओर लौटो तो दयानंद सरस्वती, अब पुनः वेदों की ओर लौटो वैदिक काल की ओर नहीं, तो यह अरविंद घोष ने दिया है, ठीक। और एक का दुक्का पॉइंट देख लें अगर इंपॉर्टेंट, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश, इनकी रचना का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की रचना का नाम सत्यार्थ प्रकाश। 1874 ईस्वी में इन्होंने ये प्रकाशित की। किस भाषा में है, हिंदी भाषा में। किस भाषा में है, हिंदी भाषा। अब समझिए क्या था कि दयानंद सरस्वती पहले संस्कृत में व्याख्यान देते थे, मतलब जो भी प्रवचन देते थे वो संस्कृत में देते थे। अब जाहिर सी बात है संस्कृत में देने के कारण बहुत सारे विद्वान प्रसिद्ध नहीं हुए, समझ रहे हैं, भक्ति आंदोलन में सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को हिंदी पता है। अब क्या हुआ कि इनकी मुलाकात कलकत्ता में हुई केशव चंद्र सेन से, तो केशव चंद्र सेन से मिलने के बाद
इन्होंने अपना जो व्याख्यान है, जो उपदेश देना शुरू किया, वो संस्कृत से हिंदी कर दिया और उसके बाद सबसे पहली रचना की सत्यार्थ प्रकाश की, जो कि हिंदी में रचना की 1874 में। क्लियर हो गया। और इन्होंने क्या चलाया, और इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? सत्यार्थ शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने चलाया। ये शुद्धि आंदोलन क्या था कि जो भी लोग गलती से इधर उधर भटक गए हैं, जो भी हिंदू इधर उधर भटक गए हैं, तो पुनः हिंदू धर्म में लौट आए, पुनः हिंदू धर्म में लौटे। किसके माध्यम से लौटे? शुद्धि आंदोलन के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, यह भी आपसे पूछा जाता है। और इन्होंने गौ रक्षणी समिति भी चलाई थी, गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षणी समिति। अगर आपसे पूछता है गौ रक्षणी समिति किसने चलाई, तो दयानंद सरस्वती ने चलाई थी। ठीक है ना, बाकी ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई तो आगे क्या क्या हुआ, आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में नहीं जाना है अपने को। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मेरे हिसाब से इतने फैक्ट बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है? और देखो आरो मेन से किस में आया है। तो ये जितने भी मैंने फैक्ट कराए हैं आपको, अगर इसमें कुछ भी आपको लगे कि उल्टा पुल्टा है तो समझ लो भैया वो मेंस वाला है। ठीक है ना, क्योंकि प्रीलिम्स में तो चलो डायरेक्ट फैक्ट आ जाएगा, लेकिन मेंस में स्टेटमेंट बहुत आएंगे। चलिए अब राजा राम मोहन राय के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें, इकट्ठी कर लें, उसी में ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा हमको। ठीक है, देखते हैं, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय। समझिए कुछ चीजें जैसे बोलने वाली हैं, मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। कि जैसे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा गया, नव जागरण का अग्रदूत कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा गया। ये सब क्या एक प्रकार की उपाधियां हैं। और जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, ईश्वर विद्यासागर को, या इनमें से कोई नहीं तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब आपने जरूर पढ़ा होगा। अब हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें पहले, उसके बाद डिटेल चलेंगे। तो इनका जो जन्म होता है 1772 ईस्वी में होता है। मैं जन्म क्यों लिखा रहा हूँ? जन्म पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, आपसे आएगा इनका क्रम लगाइए। अब जब क्रम लगाएंगे तो भाई साहब जन्म की आवश्यकता पड़ेगी हमें। ठीक, कहाँ पे होता है जन्म? जन्म होता है भाई साहब बंगाल में। बंगाल में एक हुगली जिला है, वहीं पर राधानगर, बंगाल में कहाँ? राधानगर, राधानगर में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताश्री हैं, इनके जो पिताजी हैं, क्या नाम है? रमाकांत। पिता का नाम रमाकांत, बंगाल नवाब के यहाँ कार्य करते हैं छोटा मोटा। ठीक, राजा राम मोहन राय की जो शिक्षा दीक्षा हुई, ये कहाँ पे हुई? पटना में, वाराणसी। और इनको भाई साहब 12 भाषाओं का ज्ञान था। ये इंपॉर्टेंट है, कितने भाषाओं का? 12 भाषाओं का ज्ञान था। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भाषा भी इनको आती थी। ठीक, और इन्होंने क्या किया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये एक ईश्वरवादी थे, मतलब कहते थे कि भाई साहब ईश्वर एक है, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे जीसस क्राइस्ट के रूप में हो, चाहे भगवान राम कृष्ण के रूप में हो, ईश्वर एक है। तो मूर्ति में हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं जब मूर्ति पूजा का खंडन किया तो ये निर्गुण भक्ति धारा के थे। कैसे थे? निर्गुण भक्ति धारा। एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। सगुण मतलब हम किसी पर्टिकुलर मूर्ति की पूजा करें, वो है सगुण। मतलब हम किसी भी ईश्वर को एक आकार दे दें, वो है सगुण।
सगुण साकार और निर्गुण निराकार। जैसे ईश्वर का आकार नहीं होता तो निराकार, तो निराकार से याद रखना है निर्गुण। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आस्था है तो भाई साहब वो निर्गुण भक्ति धारा का है। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का खंडन किया इन्होंने। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, अब आपसे पूछेगा कि भाई साहब ये बताओ, चलो ठीक है मूर्ति पूजा का खंडन किया, समझ गए। तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन किसमें किया है? मूर्ति पूजा का खंडन किसमें किया है? तो एक पुस्तक है इनकी, क्या नाम है पुस्तक का? एकेश्वर वादियों का उपहार। क्या पुस्तक है? एकेश्वर वादियों का उपहार। और इसी पुस्तक को कहा जाता है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। क्या कहते हैं? गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। तो ये पुस्तक कब लिखी है? ये पुस्तक लिखी कब है? तो ये लिखी है भाई साहब 1809 में। 1809 में किसने? राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में है? भाषा क्या है? तो भाई साहब फारसी भाषा में लिखी है। क्या समझे कि भाई साहब इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन खंडन किया किसमें है? याद रखना है, एकेश्वरवादियों का उपहार और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट बोला जाता है। 1809 में लिखी और फारसी भाषा में लिखी। इसी में इन्होंने पहली बार मूर्ति पूजा का खंडन किया। तो पहली बात तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट फारसी भाषा में है, ऑप्शन सी इज द राइट, पहली चीज। और अगर आपने अभी 11 फरवरी का आर का पेपर देखा हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे कि बुक का थोड़ा सा डिटेलिंग आपसे पूछी गई थी। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया। और आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। और क्या है? तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना, और ये पहली बार स्थापना की है, मतलब कोई सभा की स्थापना पहली बार हुई है 1814 ईस्वी। ठीक, उसके बाद इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। वेदांत सोसाइटी कब? 1816 में। और इन्होंने बाइबिल के आधार पर, किसके आधार पर? बाइबिल। बाइबिल किसकी है? क्रिश्चियन की है ना बाइबिल। तो बाइबिल के आधार पर क्या किया है इन्होंने? बाइबिल के आधार पर एक पुस्तक लिखी है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। पूछा जाता है आपसे, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। अच्छा, अब जाहिर सी बात है बाइबिल या प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है तो किस भाषा में होगी? ये अंग्रेजी भाषा में। ठीक, अच्छा देखो, ये इसकी प्रिसेप्ट ऑफ जीसस कब लिखी है? ये पुस्तक कब लिखी है? ये लिखी है 1820 में। 1820 में। अब हुआ ये, एक स्टोरी है। अब हुआ ये कि भाई साहब मूर्ति पूजा का खंडन किया। ठीक, और मूर्ति पूजा का खंडन किया तो जिस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, एकेश्वरवादियों का उपहार, वो लिखा किसमें? फारसी में। ठीक, उसके बाद बाइबिल के आधार पर एक पुस्तक लिख दी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। तो कहीं कहीं ये लगने लगा कि भाई साहब ये हिंदू नहीं है। समझिएगा, जब इतना कर दो कि फारसी भाषा कर लो या बाइबिल के आधार पर लिख लो तो ये पता चल जाए कि भाई साहब ये हिंदू टाइप के नहीं है। समझ रहे हैं? इसी वजह से काफ़ी लोगों ने इनका विरोध किया, और खासकर विरोध बाइबिल के आधार पर जो उन्होंने पुस्तक लिखी है इस पर किया। तो इसी वजह से ये पुस्तक प्रकाशित हुई। ये पुस्तक जो इसका प्रकाशन हुआ है, ये हुआ है 1823 में। 3 साल लग गए इसको प्रकाशन करने में। ठीक है, और ये प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ? प्रयासों से, किसके प्रयासों से हुआ? तो जॉन डिग्बी के प्रयासों से। जॉन डिग्बी। और ये प्रकाशन हुआ कहां पर? लंदन में। कहां पर हुआ? लंदन में। बताओ भाई, समझ में आई इतनी चीजें? क्योंकि इतना डिटेल आपको जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे चलें, और आगे चलें तो क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन चर्च, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की भी स्थापना की है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है, प्रीवियस उठा के देखोगे तो। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना 1821 में राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है, अब यूनिटेरियन चर्च क्या है? यूनिटेरियन चर्च से ये वापस लौट रहे थे एक दिन, तो इनको मिले ताराचंद्र, समझिएगा अच्छे से, ताराचंद्र और एक चंद्रशेखर। ताराचंद्र और चंद्रशेखर यूनिटेरियन चर्च से वापस लौटते समय इनको ये 2 व्यक्ति मिले, और इनके प्रयासों से बातचीत हुई इनमें। तो इनके प्रयासों से बोला गया कि ऐसा है भाई साहब, हम लोग एक पूजा स्थल का निर्माण करना चाहते हैं।
पूजा स्थल जिसमें ना तो हिंदू हैं ना ईसाई हैं, आएंगे तो सब आएंगे, मतलब वरना कोई नहीं आएगा, मतलब सभी के लिए रहेगा ये। ठीक है, तो ठीक है कर दो। तो इन्हीं के फलस्वरूप क्या हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना कब, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। और इसी ब्रह्म समाज को बोला गया अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था। अद्वैतवादी का मतलब क्या है समझो। अद्वैतवादी, भाई देखो ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों की, क्योंकि ना तो हिंदू आएंगे ना मुसलमान आएंगे, सब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था क्यों, क्योंकि हिंदी इनको टॉर्चर कर रहे थे कि भाई साहब आप फारसी में लिख रहे हो, आप बाइबल लिख रहे हो, तो आप हिंदू नहीं हो। तो ब्रह्म समाज में जो भी हिंदू आएगा उसको अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था बोला गया। अद्वैतवादी का मतलब होता है द्वैत। द्वैत मतलब दो तत्व, और आ लग जाता है जहां, आ मतलब नेगेटिव सेंस तो नहीं है, दो तत्व नहीं है, समझिएगा, ये समझाने के लिए है केवल, दो तत्व नहीं है मतलब ईश्वर और मनुष्य दो अलग अलग नहीं है, ईश्वर कण कण में है। जो बोलते ईश्वर कण कण में है तो वो समझ लेना अद्वैतवादी से समर्थन करता है। जैसे आदि शंकराचार्य ने क्या दिया था, अद्वैतवाद दिया था। वो भी चाहते थे कि क्या है, ईश्वर जो है वो कण कण में है, अलग नहीं है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में हम लोग डिटेल देखेंगे इसके बारे में, तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है। उसके बाद अगर देख लें कुछ पॉइंट, तो 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या किया है कि संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद, प्रज्ञा का चांद, संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद, इन दोनों पुस्तकों की रचना की किसमें, बंगाली भाषा में। जैसे भाई साहब बंगाली भाषा में। और पहली बार संवाद कौमुदी में ही इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। तो एक प्रश्न आया था अभी आरो में कि संवाद कौमुदी की राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, संवाद कौमुदी में ही पहली बार सती प्रथा का विरोध हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो देखना एक बार, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था वो। इसी वजह से ये टॉपिक करना अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और क्या लिखें, 1821 लिख लिया, 1822 लिख लो। 1822 में क्या हुआ, इन्होंने मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार लिखा। किस भाषा में है, फारसी, फारसी भाषा में। और 22 में ही इन्होंने एक ब्रह्म निकल एक मैगजीन प्रकाशित की। ब्रह्म निकल क्या है, मैगजीन है। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो ये दो पुस्तकें और रचना कर दी इन्होंने। ठीक है, संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद पहले कर दी। ठीक है, और एक चीज लिख लेना है कि इन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेटिंग, क्या, लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत, ठीक है ना। तो सती प्रथा का अंत किसने किया, राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा का अंत किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्लियर है। अब अंतिम क्षण की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राजा राम मोहन राय, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, राजा की जो उपाधि दी गई है किसने दी है, अकबर द्वितीय, किसने दी है, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। प्रथम भारतीय जो इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड क्यों गए थे, अकबर द्वितीय के पेंशन से संबंधित कुछ मामला फंसा था, इसी वजह से इनको इंग्लैंड भेजा गया था, बस इतना याद रखना है, विलियम फोर्थ के दरबार में। ठीक है, और राजा राम मोहन राय की 1833 में ब्रिस्टल, कहाँ, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल कहाँ पे है, इंग्लैंड में ही है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु।
क्लियर है। उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने, बाद में क्या है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको युग दूत की उपाधि दी है। मैं यहां लिख देता हूं नोट करके, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को क्या बोला है, युगदूत बोला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी, ठीक है ना, तो बाद में दी थी। तो ये फैक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इतनी ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और भी हैं आगे, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ आगे हम लोग चलेंगे। तो राजा राम मोहन राय के बारे में भी हम लोगों ने काफी चीजें देख ली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, बताइए। लेटेस्ट आया है अभी, लेटेस्ट। और मैंने आपको अभी बताया है कि उपनिषद और शाक्य दर्शन इसमें विश्वास करते थे, बताया था एक्सप्लेनेशन में, वही क्वेश्चन आया है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले बता दे रहा हूं। तो आप लोग जो भी फैक्ट पढ़ रहे हो वो थोड़ा सा अच्छा पढ़ना। अब मैं तो अपने हिसाब से पढ़ा ही रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और शाक्य दर्शन क्या कहता है, शाक्य दर्शन कहता क्या है, शाक्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। शाक्य दर्शन आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता। शाक्य दर्शन केवल और केवल कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। भाई कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगा। और शाक्य दर्शन किसने दिया था, कपिल ने दिया था। और शाक्य दर्शन पहला दर्शन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। आ चुका है प्रश्न, और यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो देखो केवल। तो देखिए इसमें मैं आपको फैक्ट लिखाता हूं और बस वहीं से प्रश्न आएंगे। अब प्रीवियस से उठा के देखोगे वहीं से प्रश्न बने भी हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से समझना प्रश्न को, उसके बाद इसमें देखेंगे क्या हुआ है कि एक है अलीगढ़ आंदोलन, और अलीगढ़ आंदोलन छोड़ दो, फैक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, और सर सैयद अहमद खां के बारे में हम लोग मॉडर्न में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा तो काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी केवल आप लोग देखो केवल हुआ क्या है। इनकी एक पत्रिका आई है पहले, फारसी, फारसी पत्रिका। नाम क्या है फारसी पत्रिका, तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक किसकी पत्रिका है, सर सैयद अहमद खां की, 1870 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ही क्या किया है, 1857 क्रांति पर एक पुस्तक लिखी है, जो मैंने 1857 क्रांति बताया था उसमें बहुत अच्छे से बताया था। क्या नाम है, असबाब ए बगावत ए हिंद। तो असबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खां की पुस्तक है, 1857 की क्रांति पर लिखी गई है। यह आपसे पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो आपसे क्या पूछेगा, ये बताओ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में गाजीपुर में की गई। कहाँ, गाजीपुर। और गाजीपुर में पहली बार की गई, फिर यहां से गाजीपुर से ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया, इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ में। तो आपसे डायरेक्टली पूछता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। यह तो मिलान करने को आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने किया क्या है कि महारानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया है, उनके बर्थडे या वर्षगांठ के अवसर पर अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की 1875 में। क्या की, अलीगढ़ स्कूल। और इसका नाम क्या रख दिया, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मद मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। अब क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा ये बताओ मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन इसका शिलान्यास किसने किया। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इस कॉलेज की, मॉम्पटन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज।
समझना अच्छे से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल पेड क्लास चल रही है, ये क्लासेस ऐसे पेड में चलती हैं जहां आप 2-2 ढाई हज़ार खर्च करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछेगा कि ये बताओ इस कॉलेज, ये तो बन गया, लेकिन इसका शिलान्यास किसने किया? तो शिलान्यास इस समय कौन है गवर्नर? लॉर्ड लिट्टन। कौन है भैया? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन ने किया, ठीक है। तो ये जिस भूमि पर बना है, तो भूमि प्रदान किसने किया? भूमि प्रदान किसने की थी जिस पर ये कॉलेज बना है? तो विलियम म्योर। क्या नाम मिलता है? विलियम म्योर, ठीक है। प्रथम प्रिंसिपल कौन था? प्रथम प्रिंसिपल कौन था? सर सैयद अहमद खां? बिल्कुल गलत। थियोडर बैक। थियोडर बैक इसके प्रथम प्रिंसिपल थे, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हुआ ये कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, इसी का 1920 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो आपको ध्यान देना है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले 1920 टिक करना है, लेकिन अगर 1920 नहीं है तब 1875 करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें की सर सैयद अहमद खान ने, तो याद रखना है, सर सैयद अहमद खान क्या क्या किया? सर सैयद अहमद खान ने दो चीजें इंपॉर्टेंट की। पहला, पीरी मुरीदी की प्रथा को समाप्त किया। पीरी मुरीदी की प्रथा को क्या किया? समाप्त किया। दूसरा, कुरान पर टीका लिखना प्रारंभ किया। टीका मतलब व्याख्या। टीका मतलब क्या होता है? व्याख्या। आपसे पूछा जाता है ना एंशिएंट में भी कि जैसे मुद्रा राक्षस के टीकाकर कौन थे, है ना, प्रयाग प्रशस्ति के टीकाकर कौन थे, तो वैसे कुरान पर टीका प्रारंभ किया, व्याख्या लिखना प्रारंभ किया। आपसे पूछा जाता है कुरान पर टीका लिखना किसने प्रारंभ किया? तो सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया था। क्लियर? अब सबको पता है कि भाई साहब सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के विरोधी थे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में सबने पढ़ा है। याद रखना है, सर सैयद अहमद खान ने और क्या किया? तो सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में, क्या किया? 1888 में राजा शिव प्रसाद के सहयोग से, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ROARO 2017 में यह प्रश्न आ चुका है। क्या पूछा था उसमें? आप प्रीवियस से उठा के देखना, उसमें पूछा गया था, ये बताओ सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो राजा शिव प्रसाद के सहयोग से की थी। ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में याद रखना है। क्लियर है? तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया था कि अलीगढ़ स्थापना कब की गई थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, तो 1875 में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पूरी डिटेल बता दी है, क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएगा अगर कुछ भी उल्टा सीधा पूछ लिया तो। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज क्या है? ब्रह्म समाज के बाद ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है, एक ओरिजिनल ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज, या उसी को भारतीय ब्रह्म समाज बोल देते हैं। और इसके जो हेड हैं वो है केशव चंद्र सेन। कौन है? केशव चंद्र सेन। तो ए का हो जाएगा केशव चंद्र सेन। कौन एक सुमेलित है? अच्छा, सुमेलित नहीं करना है, कौन एक सुमेलित है ये बताना है। तो पहला वाला गलत है भाई साहब। तत्वबोधिक सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो ये वाला भी गलत है। तत्वशोधक समाज, तत्वबोधिक सभा हो गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, मैंने पहले बता दिया था आपको, हटा दो, ये भी गलत है।
द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी कब? 1905 में। कहाँ? बनारस में। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही। इनके बारे में भी काफ़ी डिटेलिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चले जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने आपको मेन बता दिया है, फिर आगे और बताएंगे। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई, आरएसएस। आरएसएस के बारे में कौन नहीं जानता भाई? आज सभी जानते हैं। तो आरएसएस की स्थापना कब होती है? 1925 में होती है। कब होती है? 1925 में। और बलराम हेडगेवर के द्वारा। किसके द्वारा? हेडगेवर, याद रखना है आपको, हेडगेवर के द्वारा होती। कहाँ? नागपुर में। ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने आपको उनका जन्म तो नहीं कराया है, जन्म लिख लेना है। 1817 दिल्ली में हुआ, यह बिल्कुल सही है। और उन्होंने कुरान पर टीका लिखना शुरू किया, विज्ञान को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही। टीका लिखना किसने शुरू किया था? पहली बार सर सैयद अहमद खान ने। दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की। किसने की? विलियम जोन्स ने। किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स के बारे में मुझे दो चीजें और याद आई हैं, दो फैक्ट याद आए हैं। क्या? एक व्यक्ति है कालिदास। कुछ याद आया होगा, कुछ नहीं याद आया। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो 9 रत्न थे उसमें शामिल था। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। इसकी 2 रचनाएं हैं, एक है अभिज्ञान शकुंतलम और एक है ऋतु संहार। हम लोग गुप्त वंश में इसके बारे में डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको केवल याद रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार कालिदास की रचना है। इन दोनों रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। कब? 1792 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मोहम्मद कासिम ननौतवी का नाम जुड़ा है। तो मोहम्मद कासिम ननौतवी का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो भाई साहब देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन 1866 में चलता है। देवबंद है कहां पर? तो भाई साहब सहारनपुर यूपी में है। क्या है? सहारनपुर यूपी में है, ठीक है। एक नाम है मोहम्मद कासिम ननौतवी और एक है राशिद अहमद गगोही। ये दोनों जो है देवबंद आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, तो दोनों ये लिख लेना। हो सकता है इस बार ये ना दे कि ये दे दे, ठीक है, इस वजह से। आगे चलते हैं। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन देखो लेटेस्ट आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यंग बंगाल आंदोलन की जो शुरुआत होती है ये होती है 1828 में। और किसके द्वारा होती है? तो विलियम डेरोजियो याद रखना है, बड़ा नाम है, केवल डेरोजियो याद रख लोगे। डेरोजियो किससे संबंधित है? यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है। क्यों चलाया गया? प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खासकर। और सरकारी नौकरी जो होती थी, भाई सरकारी नौकरी क्या था? इस समय अंग्रेजी तो सरकारी है पूरे हैं, तो सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों को भर्ती नहीं कर रहे थे, तो इसके विरोध में भी ये यंग बंगाल आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें विस्तार कुछ है नहीं खास। आगे चलें। सुमेलित नहीं है री एग्जाम 2016, इसका मतलब है 2020 में ये आ चुका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अब बताइए यंग बंगाल आंदोलन, अभी मैंने बताया डेरोजियो सही है। थियोसोफिल सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने खूब डिटेल देखा है। क्या? मैडम ब्लवास्की, कर्नल अल्कॉट, एनी बेसेंट, तो कर्नल अल्कॉट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, राजा शिव प्रसाद के प्रयासों से, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ऑप्शन बी आपका गलत है। बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले नहीं, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने की थी, B.R. अंबेडकर। क्लियर? नेक्स्ट। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ज़्यादा काम करना है। ये किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था, जिन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया काफ़ी जोर शोरों से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कथन कारण देखते हैं। कथन है 1888 में सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। कारण है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे, मतलब कांग्रेस के विरोधी थे। प्रतिकार मतलब क्या, विरोधी थे। इसी वजह से उसके विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही, इसी वजह से स्थापना की थी। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट ओके, तो हमें डायरेक्ट मिलान करना है, देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने क्या किया है? राजा राम मोहन राय ने क्या किया है? आत्मीय सभा की स्थापना की है क्या 1814 में? एक का दो, एक का दो, एक का दो, ऑप्शन ए इज द राइट। बताओ, एक ही में मिल गया, एक ही में मिल गया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग अगले टर्न पर देखेंगे। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिक सभा। क्लियर है। नेक्स्ट सुधार संगठन, स्थान जहां उनकी स्थापना हुई, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना मुंबई में ही हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में ही हुई थी पहली बार, ठीक है। उसके बाद आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में हुई। ये हम लोग आगे टर्न पर देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है ठीक है। मोहम्मद मॉम्पटन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई है, ठीक है। और उसके बाद वेद समाज की स्थापना चेन्नई में हुई है, सही है। तो कुल मिला के इसमें मिलान करना था, मिलान, और इसके ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चारों डायरेक्टली सही है, ध्यान रख लेना इनके बारे में। अगले टर्न पे हम लोग डिटेल देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन समर्थन किया था? बताओ, शुद्धि आंदोलन तो हम लोग देख ही चुके हैं। किसने चलाया था? आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था, काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने दो चीजें बताई हैं। एक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, आया था किसके काल में? डलहौजी के काल में। लेकिन पास हुआ किसके काल में? कैनिंग के काल में। एक शायद दूसरा या तीसरा प्रश्न था, इस पे हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी, वहां पे अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो तो यहाँ मैंने दोनों लिख दिए हैं, ध्यान देना है, ठीक है। आया था डलहौजी के काल में, लेकिन पास हुआ था कैनिंग के काल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोला है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो पास हुआ था कैनिंग के काल में। क्लियर। नेक्स्ट, तो पिछला वाला देख लेना एक बार, ठीक है। दो या तीसरे क्वेश्चन में मैंने करवाया था, और ना देखो, अगर ना देखा हो तो इसको बिल्कुल राइट कर लेना है। आगे देखें, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम संस्था, मैंने आपको प्रथम संस्था कराया भी है कि भाई साहब आत्मीय सभा की स्थापना पहली बार स्थापना की थी 1814 ईस्वी, फिर उसके बाद सभी स्थापना हुई, पहली बार आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्लियर है, ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? देखो, सती प्रथा कब समाप्त किसने किया? 1829 में राजा राम मोहन राय ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से। लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से। सती क्या था आपको पता है कि अगर किसी का भी हस्बैंड की डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो भी अपने आप को मार देगी, ऐसा जौहर है ना, अग्नि जौहर बोलते हैं शायद, अग्नि जौहर कर लेगी। किसमें? उसी पति की चिता में ऊपर बैठ के। आपने फोटो भी देखी होगी काफी। इसके विरोधी थे, मतलब कह रहे थे कि ये जो पत्नियां जो हैं अपने पति के मृत्यु के बाद जो मर जाती हैं, ये सही है, इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन राजा राम क्या कह रहे थे? भैया इसको खत्म कर दो। तो कौन व्यक्ति थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव जो है वो सती प्रथा के विरोधी थे, तो इस वजह से ऑप्शन भी बिल्कुल ध्यान रखना है, एक स्पेशल कैटेगरी के व्यक्ति थे, ठीक है। चलो आगे देखें।
इसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। कहाँ की? ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में ये ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक पूछी जाती है, एक इनकी पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछी जाती है, क्या है नाम है? गुलामगिरी। गुलामगिरी आपसे पूछेगा गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की। क्लियर है? चलिए आगे। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न यहां पर होते हैं समाप्त। एंड आज हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री देखी। अब मॉडर्न हिस्ट्री के आपको प्रश्न कैसे लगे ये बताना। जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो ठीक है, ना समझ में आया हो तो सुन के लिख लेना और रट लेना, क्योंकि आने वाला यही है और आता भी यही है। आप PYQ उठा के देखना आराम से, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, आई होप पसंद आया होगा। और बाकी जो भी चीज़ें बची है उसको अगले वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे, छूटेगा कुछ नहीं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।